हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे थे भिन्न। भिन्न में हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भिन्न में तुल्य भिन्न के बारे में। तुल्य भिन्न क्या होती हैं? जो कुल भागों में से लिए गए भागों को दर्शाती है। तो अब तक हमने भिन्न में यही पढ़ा था कि अपॉन में हम क्या रखते हैं? अपॉन में हम रखते हैं टोटल भाग। क्या रखते हैं? टोटल पार्ट। और जो हम चॉइस करते हैं वो हम ऊपर रखते हैं। तो ये कह रहे हैं यदि हम इन भिन्नों के चित्रीय निरूपण को एक दूसरे पर रखें, अगर दोनों भिन्न समान है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो अगर मैं इसका चित्र बनाऊं तो अगर ये चित्र इसका कुछ ऐसा है, ये रहा, और दूसरा चित्र भी मैंने बनाया वो भी ऐसा है, तो अगर मैं इन दोनों चित्रों को एक दूसरे के ऊपर रखूं तो वे बराबर होंगी। ऐसी भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण 1/2, 2/4, 3/6 आदि में सभी तुल्य भिन्न हैं। अब क्यों है? क्योंकि 1/2 और ये 2/4 की अगर हम बात करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये भी 1/2 ही बैठेगा। अगर हम 3/6 की बात करें तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये भी हमारा 1/2 ही बैठेगा। तो ये एक पूर्ण का समान भाग निरूपित करती हैं। किसका? पूर्ण का समान भाग निरूपित करती हैं। अब देखो, इसको हम पिक्चर की हेल्प से देखेंगे। भिन्नों के निम्न निरूपण को देखिए। आकृति 7.10। अब 7.10 में ये देखो, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? यहाँ हमें दिख रहा है कि टोटल पार्ट इस भिन्न के 2 हैं और उसमें से हमने एक भाग सिलेक्ट करा है, तो 1/2 इसका हुआ। अब इसमें चॉइस करो, इसमें क्या बराबर भाग हैं? चारों? हाँ हैं, वो है टोटल 4। और सिलेक्ट कितने करे हमने? 2। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं और हमने उसमें कितने सिलेक्ट करे? उसमें हमने सिलेक्ट करे 3। पर अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये भी 1/2 बैठेगा। और इसको कंपेयर करूं तो ये भी 1/2, यानी कि ये सारे पार्ट जो हैं 50% है। तो ये भिन्न 1/2, 2/4, 3/6 हैं, जो कुल भागों में से लिए गए भागों को दर्शाती हैं। यदि हम इन भिन्नों के चित्रीय निरूपणों को एक दूसरे पर रखें तो वे बराबर होंगे। देखो, ये सारे चित्र हैं ना, अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं और इस चित्र को इसके ऊपर, तो ये आपस में सारे क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या आप इसे सहमत हैं? ऐसी भिन्न तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती हैं। ऐसे ही 3 और भिन्नों को बताइए जो ऊपर ली गई भिन्नों के तुल्य हैं। तो ये तो हम और भी बता सकते हैं ऐसी भिन्न। देखो क्या हो सकती हैं। अगर हमने यहाँ 1/3 लिया, ये क्या होगी? ये होगी 3/9। एक हम क्या ले सकते हैं? हम 2/6 भी ले सकते हैं। तो अगर आप इन पार्ट्स को भी सॉल्व करोगे तो ये 33% है। 33.33 कह सकते हैं 1/3 के साथ साथ। अब देखो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो सब में क्या आ रहा है? अगर हम टोटल में से भी देखें तो 3 पार्ट में से हमें एक पार्ट सेलेक्ट करा है। तो ये हमारी तुल्य भिन्नों के और उदाहरण हो गए। अब देखो, तुल्य भिन्न में इन्होंने क्या बोला है? तुल्य भिन्न में इन्होंने क्या बोला है? सबसे पहले हम तुल्य भिन्न निकालेंगे गुणा करके, और दूसरी तरीके से हम भाग देकर भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे गुणा करके। गुणा करके में यह है कि एक दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए आप उसके अंश और हर को एक समान शून्यतर संख्या से गुणा कर सकते हैं। अब इन्होंने ये शून्यतर संख्या क्यों बोला है? शून्यतर संख्या का मतलब यह है कि जैसे मैंने किसी के अंश और हर में 3 से गुणा करी, अंश में और हर में, या फिर मैंने 4 और 4 से गुणा करी, दोनों में ही 4 4 से गुणा करी, तो अब देखो अगर मैं 3 को 3 से काटूँ तो 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो ये जो है इसका कोई इफेक्ट अलग से नहीं पड़ा, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं शून्यतर संख्या से गुणा कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए 1/3 की समतुल्य भिन्न है। अब पहले में 1/3 है या एक इसका अंश है, इसमें भी 2 से गुणा करी, और हर में बस हमें ध्यान ये रखना है कि अंश और हर दोनों में समान अंक वाली संख्या से गुणा करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/6। ऐसे ही मैंने 1/3 में किसकी मल्टीप्लाई करी? यहाँ करी 3 की, और यहाँ भी किसकी करी? 3 की, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 3/9। ऐसे ही 4 4 से करी तो 4/12। अब देखो अगर आप इसे सॉल्व भी करोगे तो ये 1/3 बैठेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। और अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल आपको लिए थे कॉन्सेप्ट में, वो भी मैंने यही एग्जाम्पल लेकर आपको बताया था। अब देखो ऐसी भाग देकर ये कह रहे हैं, एक दी हुई भिन्न के तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए हम उस भिन्न के अंश और हर को एक समान शून्यतर, यहाँ पे भी वही वाली बात है, समान शून्यतर संख्या यानी कि जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए,
1 ही आना चाहिए उसका आंसर। तो अब देखो क्या कह रहे हैं इसमें बोल रहे हैं समान, यानी कि अगर हम 3 से नीचे भाग दे रहे हैं तो 3 से ही हमें ऊपर भी भाग देना है। उदाहरण 12/15, तो 12 अपॉन क्या है 15, यानी कि 12/15। तो अब इसके तुल्य भिन्न निकालनी है, तो अगर मैंने यहाँ पे 3 से क्या करा डिवाइड, तो यहाँ पे मुझे 3 से ही डिवाइड करना है। तो जब मैंने इसको 3 से भाग दिया तो मेरा आंसर आया यहाँ 4, और यहाँ क्या आया, यहाँ आया 5। तो ये हो गया हमारा 4/5। तो ऐसे हम गुणा करके और भाग करके, गुणा और भाग दोनों की सहायता से तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो ये है भिन्न का सरलतम रूप। क्या है भिन्न का सरलतम रूप? अब भिन्न का सरलतम रूप कैसे निकालेंगे? कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं। एक भिन्न सरलतम रूप या न्यूनतम रूप में तब कही जाती है जब उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। क्या हो? एक के अतिरिक्त अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। अभी कह रहे हैं उदाहरण, एक भिन्न 36/54 दी गई है। आइए इसके तुल्य एक ऐसी भिन्न ज्ञात करने का प्रयत्न करें। हम जानते हैं कि 36 और 54 दोनों 2 से विभाज्य हैं। देखो 36 और 54, अब कैसे पता चलता है 2 से विभाज्य हैं? देखो इनके लास्ट में 6 आ रहा है और 4 आ रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी सम संख्याएं हैं वो क्या होंगी, वो 2 से विभाजित होती हैं। तो 36 और 54 दोनों सम संख्याएं हैं, तो दोनों किससे विभाजित होंगी? 2 से। तो अगर मैं इन दोनों को 2 से भाग करूं, तो 36 को 2 से भाग करा तो 18 आया, और 54 को 2 से भाग करा तो 27 आया ना। तो 18/27 ही भिन्न हो गई। परंतु 18 और 27 में भी एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब ये देखो, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसमें? यह क्या क्या है, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है या नहीं है? तो हाँ है। देखो कैसे, क्योंकि ये 18 और 27 जो हैं ये 1 से तो भाग हो ही सकते हैं। हम इन्हें 3 से ही भाग दे सकते हैं, क्योंकि 3 का जो टेबल होता है, 3 का टेबल, उसमें 18 भी आता है, 27 भी, तो 3 भी है। और क्या हो सकता है? और 18 6 से हम भाग कर सकते हैं, पर 18 को हम 27 को हम 6 से नहीं कर सकते। तो इसलिए और क्या हो सकता है? 9 के टेबल में 18 भी आता है, 27 भी आता है, तो 1 3 और 9। तो अब ये कह रहे हैं कि 18 और 27 को अब हमने यहाँ पे 9 से भाग करके देखा। तो जो मैं 18 को 9 से भाग करूँगी और 27 को भी 9 से भाग करूँगी, तो 18 को 9 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2, और 27 को 9 से भाग करेंगे तो आएगा 3। तो हमारी भिन्न बनी 2/3। चूँकि 2 और 3 में एक के अतिरिक्त कोई अन्य अब ये देखो, क्या 2 और 3, क्या ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो एक ही टेबल में आ रही हैं? नहीं, क्योंकि 2 और 3 के एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वो होगा 1। क्या होगा? 1। तो इसलिए वांछित भिन्न 2/3 है। इस प्रकार की भिन्न सरलतम रूप की भिन्न कहलाती है। हमें उस भिन्न को तब तक सरल करना है, कोई भी अगर हमें भिन्न दी हुई है, हमें उसे तब तक सरल करना है जब तक उनका उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड, यानी कि कॉमन उनका जो फैक्टर है वो हमारा क्या ना आ जाए, वो हमारा 1 ना आ जाए। तो तब तक हमें क्या करना है? तब तक हम उसे सॉल्व करते रहना है, तब तक हम उसे भाग देंगे। और भाग देने के लिए भी क्या रूल है? भाग देने का नियम ये है कि हमें उसे समान संख्या से भाग देना है, यानी कि समान शून्यतर संख्या से। हम इसे अलग अलग संख्या से भाग नहीं दे सकते। देखो अगर यहाँ पे लिखा है 18 और यहाँ है 27, तो 18 को आपने 6 से भाग दिया तो हमारा 3 आया, बट और 27 को आपने किससे भाग दिया? इसको भी आपने 9 से भाग दे दिया, तो हमारा क्या आया? हमारा 3 आया। तो ये गलत है, हमें समान संख्या से भाग देना है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है और यही आपको याद रखनी ज़रूरी है। तो ऐसे होता है भिन्न का सरलतम रूप। आइए आगे चलते हैं। अभी कह रहे हैं सबसे छोटा रास्ता। अब इसमें क्या है देखते हैं। सरलतम रूप में तुल्य भिन्न ज्ञात करने का सबसे छोटा रास्ता यह है कि दी गई भिन्न के अंश और हर का में से निकाला जाए। अभी कह रहे हैं और फिर में से क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। अंश और हर दोनों को इस में से भाग दिया जाए। इस प्रकार सरलतम रूप से भिन्न तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी। अब देखो इसका उदाहरण देखते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी कह रहे हैं भिन्न है 36/24, ये रहा, ये रही भिन्न। अब 36 और 24 का अगर हम में से निकालें, में से का मतलब है कि हमें बड़ी से बड़ी कोई ऐसी संख्या यहाँ लेनी है जो दोनों को भाग दे। अब देखो अगर मैं 36 के फैक्टर करूँ
तो 1 36 1 भी कर सकता है, 2 भी, 3 4 4 के अलावा क्या कर सकता है 6, फिर 9 9 के अलावा क्या हो सकता है 9 के अलावा हो सकता है 12, ठीक है ना। और 12 के बाद क्या होगा 12 के बाद हमारा होगा 18, और 18 के बाद हमारा क्या होगा इसका फैक्टर, फिर तो हमारा 36 ही होगा। अब देखो ऐसे ही मैं फैक्टर लिखती हूँ किसके 24 के। अगर 24 के फैक्टर लिखूँ तो 1 2 3 4 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 7 नहीं कर रहा, 8 हमारा कर रहा है, 9 इसको नहीं दे रहा भाग, अब 10 भी नहीं दे रहा, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, 12 तो दे रहा है। अब 12 के बाद सीधा दे रहा है हमारा 24। अब देखो दोनों में जो कॉमन गुणनखंड है और उसमें क्या है, देखो 12 दोनों में कॉमन है और सबसे हाईएस्ट भी है। तो महत्तम समवर्तक का मतलब यह है कि हमें सबसे बड़ी संख्या लेनी है दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, ठीक है, और दोनों को भाग करती हो। तो इसका मतलब इसका में से हुआ 12, तो हम इसको भी 12 से भाग देंगे और इसको भी 12 से भाग देंगे। तो जब 36 को 12 से भाग दिया तो 3 आया, और 24 को 12 से भाग दिया तो 2 आया। तो इसका मतलब 3/2 इसका सरलतम रूप है। इस प्रकार में से की अवधारणा एक भिन्न को न्यूनतम रूप में बदलने में हमारी सहायता करती है। अब एक उदाहरण देखते हैं, 2/5 के तुल्य ऐसी भिन्न बताइए जिसका अंश 6 है। अब देखो ये 2/5 है, अब हमें एक ऐसी भिन्न बतानी है जिसका अंश क्या है 6। अब ये देखो 2 से 6 पर पहुंचने के लिए हमें इसमें किसी की गुणा या भाग करना पड़ेगा। देखो भाग तो नहीं करेंगे क्योंकि भाग करके तो आंसर कम आता है, तो गुणा करनी पड़ेगी। अब गुणा देखो किससे करें, 2 में अगर मैं 3 की गुणा कर दूं तो 6 आ जाएगा। अब मैंने बताया था आपको अंश और हर दोनों में समान शून्यतर संख्या से गुणा करनी है, तो यहाँ भी हमें 3 की ही गुणा करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ जब 5 में 3 की गुणा करी तो 15 आया। तो अब ये भिन्न क्या हो गई 6/15। देखो हम दी गई भिन्न के अंश और हर को 3 से गुणा करना चाहिए। तो 2 में 3 की करी 6 आया, 5 में 3 की करी तो 15 आया। तो 6/15 क्या हो गई वांछित तुल्य भिन्न। अब देखो 15/35 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 हो। अब देखो यहाँ 15 और यहाँ क्या है 35, अब यहाँ क्या है 7 आ रहा है यहाँ। अब देखो ये इससे क्या है, ये इससे कम है, तो जब कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 35 में किसी की भी गुणा करेंगे तो वो आंसर तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 35 में अब सोचो किसका भाग दें कि 7 आए। तो हमें पता चला कि 35 में अगर मैं 5 का भाग दूँ तो मेरा 7 आएगा, तो 15 में भी मुझे 5 का ही भाग देना पड़ेगा। तो 15 में जब मैं 5 का भाग दूंगी तो मेरा क्या आया 3, तो वो भिन्न हो गई हमारी 3/7 यानी कि 3/7। अब देखो हम हरों को देखते हैं, चूँकि 35 को 5 से भाग देते हैं तो 7 आता है, तो हम 15 और 35 के अंश और हर दोनों को 5 से भाग देंगे। हमें प्राप्त होता है कि 15 और 35, 15 को 5 से भाग दिया 3, 35 को 5 से भाग दिया 7। तो इस प्रकार हमने क्या करा को 3 से प्रतिस्थापित कर हम 15/35 को 3/7 प्राप्त करते हैं। किसे करा हमने 15 को 3 से प्रतिस्थापित कर दिया ना। अब आगे चलते हैं। अब देखो हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5, उसमें क्या है 2/9 के तुल्य हमें भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 63 है। ये है 2/9। अब इसमें हम भिन्न ज्ञात कर रहे हैं जिसका क्या है हर 63। फिर से वही वाली बात, अब ये इससे क्या है, ये तो इससे ज़्यादा है। तो जब भी कोई चीज़ ज़्यादा होती है क्या होती है ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। और कम में क्या करते हैं हम, जब कम होती है तो कम में हम भाग करते हैं, तो इसमें तो गुणा करनी पड़ेगी। अब सोचो कि 9 की किस में मल्टीप्लाई करें कि 63 आए, तो 9 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो हमारा 9 के टेबल में 7 नंबर पर आता है 63। तो इसका मतलब 9 की किस में गुणा करनी पड़ेगी 7 में, जिससे हमारा 63 आ जाए। तो अब 2 की भी किस में करेंगे 7 में ही करेंगे, क्योंकि सेम नंबर की गुणा होती है, ये सेम की होती है ना। तो 2 की 7 में करें। अब ये मत सोचना कि 7 से भाग कर देंगे, अगर नीचे गुणा करिए तो ऊपर भी गुणा ही करनी है, और अगर नीचे जो संख्या ली है ऊपर भी वही संख्या लेनी है। तो 2 की जब 7 में आपने गुणा करी तो आपका क्या आया 14। तो अब क्या हुआ, वो हमें जो प्राप्त हुआ वो आंसर प्राप्त हुआ 14/63। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझेंगे। अब देखो हमने कैसे समझा, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का हम यूज़ करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, देखो इधर यहाँ समझा देती हूँ।
2/9। अब यहाँ क्या है, यहाँ एक संख्या है जो हमें नहीं पता, यहाँ क्या है 63। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे होता है, नीचे वाले हरों की मल्टीप्लाई दोनों साइड के हम ऊपर वाले अंशों में कर देते हैं। तो जब हम 9 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या बैठेगा, तो हमारा बैठेगा 9 और ये वाला खाली बॉक्स, और 63 की किस में करनी है, 2 में। तो हमारा ये होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ क्या है 63 है। अब 63 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 7 गुणा 9। क्यों लिखा हमने 7 गुणा 9, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा 9 आ रहा है। तो इसलिए हमने 63 के ऐसे फैक्टर करे जिसमें दूसरी साइड के फैक्टर में से कोई एक फैक्टर हमारा आ जाए, यानी कि गुणनखंड आ जाए। तो 7 और 9, तो 9 था। अब 2 गुणा 63 को हमने 2 की जगह 2 आ गया, 63 की जगह में 7 और 9 ले लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, तो यहाँ क्या नहीं है, यहाँ हमारा 2 गुणा 7 नहीं है। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, 2 गुणा 7 ही हम ले लेंगे। 2 गुणा 7 को हम क्या कहेंगे, 2 7 14। तो हम यहाँ लेंगे 14। समझ आया। देखो इन्होंने भी ऐसे करा है, 14 × 9 और 9 × 14। ये इन्होंने क्या करा, यहाँ पे 7 की 2 में मल्टीप्लाई करी, 14 आया। तो बस अब हम क्या लेंगे यहाँ, अब बताओ हम क्या लेंगे यहाँ, हम यहाँ लेंगे ठीक है ना। जैसे इसमें हमने करा था 2 की 7 में गुणा करी थी ना, तो हमारा क्या आया था, 14 आया था। ठीक है, जब हमने 9 की 7 में गुणा करी थी तो हमारा 63 आया था। तो ऐसे ही जब हम इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ क्या है, ये इसके इक्वल क्या बचा, इसके इक्वल हमारा बचा 2/9 बराबर का साइन और 14/63। ठीक है, आप चाहे इस वाले मेथड को फॉलो करें या इस वाले, आप किसी भी एक मेथड को जो आपको पसंद आए उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमने जो जो सीखा अब हम उसे रिवाइज करते हैं। क्या सीखा था हमने, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न में हमने बोला था कि जैसे कोई भी एक भिन्न है 7/5, अब इसकी तुल्य भिन्न बनानी है तो हमें इसमें समान संख्या से गुणा करनी पड़ेगी। तो 4 से अगर हमने गुणा करी तो 7 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 28, और 5 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो ये क्या बन गई, इसकी तुल्य भिन्न। और तुल्य भिन्न हम ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे कोई भिन्न क्या है, अगर मान लो 28/20 ही होती, तो अब हम इसको भाग करते हैं हम यहाँ पे 4 से और यहाँ पे भी 4 से। तो अगर हम इसको 4 से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 5। ठीक है, तो हम सेम संख्या से ही अंश में और हर में दोनों में गुणा करेंगे और सेम संख्या से ही अंश और हर दोनों में भाग करेंगे। ठीक है, हम अभी संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें गुणा करके सॉल्व करना है या फिर हमें भाग करके सॉल्व करना है। अब अगर यहाँ 7/5 है तो इसको हम भाग नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कोई कॉमन फैक्टर हमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है ना, और इसको तब तक हमें सरल करते हैं, तब तक हम भाग देते हैं जब तक इन दोनों का फैक्टर 1 ना आ जाए, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ना आ जाए। अब देखो 7 और 5 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 7 के क्या गुणनखंड है, 1 और 7, 5 के क्या हैं, 5 के भी 1 और 5। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है इनका, 1। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम उसका सरलतम रूप करेंगे। दूसरा हमने सीखा था मैसे करके। तो मैसे में मैंने आपको क्या बताया था, मैसे मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हमें देखना है। तो जैसे हमने फैक्टर लिए थे तो हमारा 12 और 12 ये दोनों में आ रहा था ना उस क्वेश्चन में, तो 12 और 12 इनके कॉमन फैक्टर हुए। थैंक यू, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।